इसलिए जो स्लम से पत्थर बच्चों के हाथ में आते हैं वो बच्चों के हाथ में मैं कलम देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चों के हाथ में तलवार आती है उसके हाथ में मैं किताब देना चाहता हूँ। जो दिमाग में उसके जहर भरा जाता वो दिमाग में मैं उसके स्टडी भर के उसको उस लेवल का अधिकारी बनने के लायक बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने करीबन 8.5 करोड़ रुपए खर्चा करके जो सेंट जॉर्जेस स्कूल नहीं दे सकती, जो पोद्दार नहीं दे सकती, जो सहकार नहीं दे सकती, ऐसी शिक्षा का निर्माण मैंने चालू किया। 3 ड्रेस एक बच्चों को, पूरा स्कूल का सामान, घर तक जाने के लिए गाड़ियाँ। आज भी मैंने सवेरे मुस्लिम एरिया में जाके ऑन द स्पॉट 180 बच्चों की मुस्लिम समाज की एडमिशन करवा लिया और सब मैंने माता से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, क्योंकि कुरान के अंदर जितने हक मुस्लिम समाज को अदा किए उसमें सबसे पहला हक जो दिया है वो तालीम का दिया है। एकनाथ शिंदे जी का तो मुस्लिम के खिलाफ में का तो कोई स्टेटमेंट आज तक कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। उद्धव जी का भी कभी आया नहीं। और इससे आगे बढ़ के मैं बोलता हूँ बाला साहेब ठाकरे भी कभी मुसलमान के खिलाफ में नहीं। जब बाला साहेब ठाकरे के घर में अल्लाह की पवित्र नमाज अदा की जाती है तो वो जातिवादी कैसे हुए? मुस्लिम की तरफ देखने का नज़रिया तो कोई भी सरकार किसी भी कौम को ख़त्म नहीं कर सकती। तो वंचित का लॉस हमसे ज़्यादा कांग्रेस को होता है। एमआईएम से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, पर एमआईएम की जगह बढ़ सकती है। जगह बढ़ सकती है। हाँ, ये आप कह रहे हैं जगह बढ़ सकती है, जबकि आप शिंदे गुट से हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी जगह बढ़ सकती है ना। कैसे गणित है सर? जरा गणित बता दीजिए कि अभी उनके 3-4 एमएलए हैं, 2 एमएलए, 2 से 4 हो सकते हैं, औरंगाबाद 2 से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी भूमिका भी बदल रही है। स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जब बात आती है महाराष्ट्र की सियासत की तो ऐसे चेहरे भी हमारे सामने आते हैं जो कहा यह जाता है कि क्या ये लोग विकास के काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं बुल्ढाना शहर में इस वक्त मौजूद हूँ। एशिया एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर पहुँची है। मेरे साथ एक ऐसे एमएलए मौजूद है जिनका काम बोलता है। जब मैं सर्वे कर रहा हूँ सुबह से बुल्ढाना शहर में तो पता चल रहा है कि हर इलाके में कहीं ना कहीं इनका काम नज़र आ रहा है। जब मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, किसी भी समाज के लोगों से बात करता हूँ, तो एक ही नाम सामने आता है, संजय जी गायकवाड़। वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, यहाँ के एमएलए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अक्सर विवादों में बने रहते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो दुश्मनों को बड़े जाकर चुभते हैं। अक्सर ऐसे बयान देते हैं। मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर वेलकम है एशिया एक्सप्रेस टीवी में आपका। सवाल सीधा ये है सर, मैंने अभी पता किया मुस्लिम समाज में आपका बड़ा काम मुझे नज़र आया। मैं सर्वे किया जब, तो मुझे जैसे यहाँ के हाफिज़ भाई हो या उसके अलावा दीगर कुरैशी साहब हो, उन्होंने बताया कि करोड़ों के ऊपर आपने मुस्लिम समाजों के बीच में काम दिया है। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज एक सीधा साधा समाज है और उन लोगों की चुनाव के दरमियान कोई डिमांड नहीं होती है। उन लोग को चुनाव के टाइम पे केवल बहकाया जाता, उन लोगों को चॉकलेट दी जाती। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड होती है शादी खाना। इससे ज़्यादा मुस्लिम के दिमाग में कभी डेवलपमेंट रहता नहीं। लेकिन आज मैं जिस तरह से जा रहा हूँ, 10 लाख का शादी का, 5 लाख का शादी करना, 2 लाख का शादी करना, इससे में ये शादी करना हो सकता है क्या? उसमें अपने जो बहू शादी ब्याह कर रहे हैं उसका परिवार बैठ सकता क्या? दूल्हे का परिवार बैठ सकता क्या? इसलिए मैंने उसकी व्याख्या बदल दी और हर एरिया में 1-1 करोड़ रुपए से लेके 30 लाख से तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के शादी खाने मैंने मंजूर किया। कब्रिस्तान जगह जगह पर भर पड़े, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर ऐसे वक्त जब किसी का मौत मट्टी करना है तो कब्रिस्तान में जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए भी अपने नई जगह का निर्माण करना चाहिए। सो बुल्ढाना में मैंने 20 एकड़ जगह का निर्माण मैं करने जा रहा हूँ। तो सो जगह नए कब्रिस्तान का निर्माण वहाँ पर होगा। मोतला में भी मैंने कब्रिस्तान के रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए का निधि दिया। जितनी जगह पर मुस्लिम बस्ती है मैंने सारी जगह पर ये पैसा दिया। जहाँ जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं या ईद के दिन इबादत करते हैं, घंटा घंटा लोग वहाँ बैठे होते हैं। उन लोगों को बैठने के लिए सीधी जगह नहीं होती, नीचे से कंकर चुभते हैं। वो एकांग चित्त से इबादत में वो लोग अपने आप को पूरा वहाँ ये कर देते, क्या बोलते हैं उसको अपन, अल्लाह के प्रार्थना में विलीन हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में उनको जो तकलीफ़ होती है वो सहन करते हैं। मैंने देखा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हर जगह पर ईदगाह पे पेवर ब्लॉक बिठा के उन लोगों को सुविधा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, सो मैंने कर दिया। मक्का मदीना लोग हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं, तो क्यों ना कि मक्का मदीना का जो के गेट है मैं हमारे बुल्ढाना में खड़ा करूँ। सो मैंने हमारे हाफिज़ भाई के कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो गेट भी हमने खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा ऐसा है कि मुस्लिम कौम हो या कोई और स्लम जो है, आज समाज के अंदर बहुत बड़ा एक विषमता ऐसी बनी है। बड़े लोग
बड़े व्यापारी, बड़े उद्योजक, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारी, इन सब लोगों के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं नगर पालिका के स्कूल में, जिला परिषद स्कूल में। वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी हम लोगों को पता है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो स्लम एरिया है वहाँ का, समझो एक आधी औरत बर्तन मांजती है तो उसकी बेटी भी वही काम करेगी, ऐसा वहाँ का वातावरण है। अगर वहाँ कोई बच्चा अगर मजदूरी कर रहा है तो उसके बाप मजदूरी कर रहा है तो बेटा भी गवंडी के हाथ के नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब आने वाले कल में क्या एक बड़ा भारत और एक गरीब भारत, इसका निर्माण होगा। और ये लोग अगर शिक्षा नहीं करेंगे तो इनमें से कब कोई डॉक्टर बनेगा, कब कोई कलेक्टर बनेगा, कब कोई थानेदार बनेगा। क्या ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा प्रिंसिपल बने? क्या ये नहीं चाहेंगे हमारा बच्चा प्राध्यापक बने? ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा अधिकारी बने? सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा भी बच्चा पढ़े, मेरा भी बच्चा बड़ा हो। और जब ये अगर हम नहीं उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ये लोग आने वाले कल में शिक्षा नहीं है तो ये देश में घूम नहीं पाएंगे। डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इनको क्वेश्चन ख्याल में नहीं आएंगे, गलत लाइन को लगेंगे, शराब पिएंगे, गंदी आदत लग जाएंगी, सुसाइड करेंगे, शादियाँ नहीं होंगी और एक क्राइम बढ़ जाएगा। इसलिए जो स्लम से पत्थर बच्चों के हाथ में आते हैं वो बच्चों के हाथ में मैं कलम देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चों के हाथ में तलवार आती है उसके हाथ में मैं किताब देना चाहता हूँ। जो दिमाग में उसके जहर भरा जाता वो दिमाग में मैं उसके स्टडी भर के उसको उस लेवल का अधिकारी बनने के लायक बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आज पहली बार मैंने करीबन 8.5 करोड़ रुपए खर्चा करके, जो सेंट जॉर्जेस स्कूल नहीं दे सकती, जो पोद्दार नहीं दे सकती, जो सहकार नहीं दे सकती, ऐसी शिक्षा का निर्माण मैंने चालू किया। 3 ड्रेस एक बच्चों को, पूरा स्कूल का सामान, घर तक जाने के लिए गाड़ियाँ। आज भी मैंने सवेरे मुस्लिम एरिया में जाके ऑन द स्पॉट 180 बच्चों की मुस्लिम समाज की एडमिशन करवा लिया। और सब मैंने माता से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, क्योंकि कुरान के अंदर जितने हक मुस्लिम समाज को अदा किए उसमें सबसे पहला हक जो दिया है वो तालीम का दिया है। कि तालीम ही सबसे बड़ा हक कुरान में दिया है कि आप पहले बच्चों को तालीम दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें बड़ा कीजिए। सो वो एजुकेशन मुस्लिम समाज के साथ में बाकी जमात में जितने भी गोर गरीब है इन सब के लिए मैंने चालू किया है। अच्छा सर, जैसे कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात कर, लेकिन जिस पार्टी से आप है अभी, जिस गठ में आप है अभी, बीजेपी के साथ आप है, सबका देखने का नज़रिया तो ये बन गया है कि मुस्लिम के ख़िलाफ़ बीजेपी है, मुस्लिम के ख़िलाफ़ शिंदे गठ चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का, अभी पहले आप उद्धव ठाकरे जी के पार्टी में थे, अब एक अलग बन गया है पार्टी, शिवसेना 2 शिवसेना हो चुकी है, उसी के चलते 2 राष्ट्रवादी हो चुकी है। अब जो कल तक आप लोगों के ऊपर आंचक उठाते थे वो आप ही के साथ है। बीजेपी एक तरफ कह रही थी कि हम इनके साथ कभी जाएंगे नहीं, लेकिन फिर उनको साथ में लेकर सरकार में बैठे हैं। आपके सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले आपने मुस्लिम समाज के बारे में ये कहा कि मुस्लिम के ये पक्ष के खिलाफ में। एकनाथ शिंदे जी का तो मुस्लिम के खिलाफ में का तो कोई स्टेटमेंट आज तक कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। उद्धव जी का भी कभी आया नहीं। और इससे आगे बढ़ के मैं बोलता हूँ, बाला साहेब ठाकरे भी कभी मुसलमान के खिलाफ में नहीं थे। आपको याद होगा जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी का पतन हुआ, उस वक़्त बाबरी का पतन के बाद में सारे देश में दंगे हो गए, मुंबई में दंगे हो गए, 40 लाख मुस्लिमों को मुंबई छोड़ना पड़ी। उस वक़्त पूरी तरह आग जलने लगी थी। ऐसे टाइम में एक मुस्लिम परिवार बाला साहेब ठाकरे के गेट पे खड़ा था, उन्हें बाला साहेब से मिलना था। बाला साहेब बाहर से आए, उनको पुलिस ने पूछा, उन्हें घर पे बुलाया और घर पे आने के बाद में जब वो परिवार में बैठे और वो औरत अपने बच्चों लोग की जो बाला साहब से बात कर रही थी कि हमारा घर जलाया, हमें बाहर निकाला, उतने में उनके जो शोहर बैठे थे वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। बाला साहब ने 3 बार उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? बोला जुम्मा है, मेरे नमाज का टाइम हो गया। बाला साहब ने सोचा नहीं, यहाँ चले गए, बोले नमाज यहाँ पढ़ सकते हो उनके घर में। तुरंत अपने थापा को ऑफर किया, उनके लिए एक पट्टी मंगाई और वहाँ पर वो परिवार ने इतने हॉट परिस्थिति में बाला साहेब ठाकरे के घर में नमाज अदा की। जब बाला साहेब ठाकरे के घर में अल्लाह की पवित्र नमाज अदा की जाती है तो वो जातिवादी कैसे हुए? सवाल ये है, जो इस देश का खाता है और पाकिस्तान के गुण गाता है, उनके खिलाफ में बाला साहेब थे और हम भी है, और वो कल थे और आज भी है। लेकिन जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है उसके साथ में हम खड़े। समर्थन में बाला साहब भाषण में बोलते थे पाकिस्तान के खिलाफ में, एक शतक ठोकने वाला अजहरुद्दीन हमारा है करके बोलते थे ना बाला साहब।
ऐसे कई मुस्लिमों का, सानिया मिर्ज़ा का वो तारीफ करते थे। तो शिवसेना जातिवादी नहीं है। रहा मुस्लिम की तरफ देखने का नज़रिया, तो कोई भी सरकार किसी भी कौम को ख़त्म नहीं कर सकती। आज एक आदमी को अगर आप चाटा मारते हो या तो अगर उसका मर्डर किया तो आप पता चले 302 में कौन छूट सकता है। इसलिए कोई कौम को ख़त्म करना ये किसी की बस की बात नहीं है। एक आदमी को ख़त्म करना दूर की बात है, कौम तो दूर, लेकिन ये डराया जाता। राजनीति के लोग आपको देश के बाहर निकालेंगे, ये कायदा लाने से आपको ये मिलने वाला है, ये ठीक है, जुनी पुराना जो हिंदू क्या बोलते हैं उसको, अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसके अंदर धर्म के जो कायदे हैं वो जो परिस्थिति के कुछ बदले जा रहे हैं, वो समझने की वजह से थोड़ा गैरसमझ हो सकता है। अभी समान नागरिक कायदा आ रहा है, समान नागरिक कायदा में भी एक देश एक कायदा, इसमें भी गैरसमझ हो सकते हैं। इसका मतलब कोई पार्टी किसी के कौम के खिलाफ में नहीं हो सकती, ये मेरा थिंकिंग है। रहा विषय कि कल हम राष्ट्रवादी के साथ थे, हम उनको लेके बाहर आए, लेकिन आज उन्होंने आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनना, ये बात उन्होंने मान ली। इसका मतलब वो सरकार की विचारधारा को मान कर आ रहे हैं। और उस वक्त हम जो राष्ट्रवादी के खिलाफ थे, क्योंकि अजीत दादा राज्य का पूरा पैसा उधर लेके जा रहे थे, जब उद्धव ठाकरे घर में लॉक करके बैठे थे, वो कभी देख नहीं रहे थे कि हमारी परिस्थिति क्या है। अब एकनाथ शिंदे साहब है, उनकी हर तरफ नज़र रहती, अब इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और एक बार कोई पार्टी किसी पार्टी का विचार मान लेती है, तो फिर उसकी पूरी जो पुरानी विचारधारा है उसको ख्याल में नहीं लिया जाता। अच्छा सर, अभी आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, 2024 में लगभग इलेक्शन होना है, तो अब राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना, वो पुरानी वाली, या और आप लोग जो आदि राष्ट्रवादी, आदि शिवसेना और बीजेपी, ये एक साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपको लगता नहीं कि आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बुल्ढाना शहर में हो या पूरे महाराष्ट्र भर में हो? देखिए, बुल्ढाना में तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, 4-5 हज़ार का होगा तो हमको फ़ायदा ही होगा। राष्ट्रवादी के साथ जाने से नुकसान महाराष्ट्र में नहीं है। और आपने जो बताया कि आदि सेना उधर है, आदि राष्ट्रवादी उधर है, आपका संकलन जो है गलत है। यहाँ पूरी शिवसेना है। अच्छा, एक तरफ अभी देख रहे हैं आप, रोज का एक आ रहा है। अब 14 भी शायद रहेंगे नहीं तो साहब ये भी तो हो सकता है कि समीकरण बदल जाए। आप कोई समीकरण बदलने की परिस्थिति नहीं है। राष्ट्रवादी के भी 33 से 43 तक पहुंच गए, वो कब आंकड़ा 50 तक जाएगा वो आप देखते रहेंगे। इसलिए लोग देखते कि काम करने वाला कौन है, लोग उसके पीछे जाएंगे। और भगवान ने चाहा तो पवार साहब को 100 साल की उम्र लगे, लेकिन ये संभव है क्या प्रैक्टिकल देखा जाए तो। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल आदमी खुद को, भावना पॉलिटिशियन में ज़्यादा चलती नहीं, खुद को सिक्योर कैसा करें ये सब बातें चलती है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी जो हम साथ में लेके चल रहे हैं, आप रोज़ देख रहे कोई ना कोई ऐसा बताइए, बोला उल्टा कोई उधर जा रहा है करके, कोई राष्ट्र में जा रहा है, कोई ऐसा कहीं नहीं है। लोगों ने इसका स्वीकार किया है और हमें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। इससे दूसरी बाजू ऐसे आएंगी कि सामने दुश्मनी नहीं होगा, एक तरफा ये महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, एमआईएम से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में? एमआईएम पार्टी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? एमआईएम है, वंचित है या बीआरएस है, ये 3 पार्टियां अभी मैदान में उतरने वाली है बड़ी जोर शोर से। एमआईएम और बीआरएस का तो अभी कोई हमारे तरफ है ही नहीं है। और रहा वंचित का, तो वंचित का लॉस हमसे ज़्यादा कांग्रेस को होता है, हमें उसका ज़्यादा लॉस होता नहीं। लेकिन अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर विषय करेंगे, तो जो लोगों ने पिछले साल वंचित के साथ गए थे, वो 99% लोग आज हमारे साथ में रहेंगे। वो भी हमने सब पूरा काम से एमआईएम से कितना नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में? आखिरी सवाल। एमआईएम से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, पर एमआईएम की जगह बढ़ सकती है। जगह बढ़ सकती है? हाँ, ये आप कह रहे हैं जगह बढ़ सकती है, जबकि आप शिंदे गुट से है और आप कह रहे हैं कि उनकी जगह बढ़ सकती है ना। कैसे गणित है सर, जरा गणित बता दीजिए। कि अभी उनके 3-4 एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, औरंगाबाद 2 से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी भूमिका भी बदल रही है। आपने जो ओवैसी साहब ने आपने एक लास्ट स्पीच का सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के एग्जाम्पल दे के उन्होंने जो जातियात बाजू में रखा है। आप कोई एक जात लेकर चलते हैं और उनके भाई बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे थे, आप 15 मिनट दीजिए पूरी हिंदू कौम ख़त्म करेंगे, आप 15 मिनट पुलिस को हटाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वो जो पहले बातें करते थे आज वो बातें नहीं हो रही है। इसलिए लोग किस पर भी विश्वास रख सकते हैं। तो आपको लगता है कि दूसरा समाज भी उनके साथ जाएगा? जा सकता। थैंक यू सो मच।